जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम तक के आज के इस सीरीज़ में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023 में जो एग्ज़ाम चल रहा है इसके लिए 50 सवालों को देखेंगे और आप देखिए, कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका सही हो। अगर आप इसमें से 33 सवालों के सही जवाब दे लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए एग्ज़ाम जो है ज़्यादा आसान हो जाएगा और रिजल्ट आने की संभावनाएँ जो है वो बढ़ जाएंगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए, इसके सवाल अच्छे लगे तो निश्चित रूप से अपने दोस्तों में भी इसे शेयर जरूर करिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। पहला सवाल है आपका, संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? कब अंगीकृत, ध्यान रखिएगा, अंगीकृत या पारित अगर शब्द का इस्तेमाल हो तो सीधा सीधा यह ध्यान रखना है कि इसका मतलब लागू होना नहीं होता। अंगीकृत या पारित होने का मतलब हुआ कि यह फाइनली मान लिया गया कि इसी संविधान को हम लोग लागू करेंगे, यानी कि लागू करने के लिए हम मानना अंगीकृत करना या पारित करना कहलाता है। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि कब, तो ध्यान रखना है जो सवाल है उसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। दूसरा सवाल है आपका, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष पूछा जा रहा है तो यह थे आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लेकिन अगर आपसे पूछ देता प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो होते हैं वो प्रथम अस्थाई अध्यक्ष होते हैं, लेकिन केवल प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति, तो ध्यान रखिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर BR अंबेडकर, यानी कि भीमराव रामजी अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सवाल यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो अगर केवल पूछे प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे तो 6 हो जाएगा। अगर पूछे प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, 6 सदस्य और एक अध्यक्ष थे, दोनों को मिलाकर के 7 लोग थे। अगला है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, अभी पीछे हमने आपको बताया संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन अगर अस्थाई अध्यक्ष पूछेगा या प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो उस समय आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस चला था? एक्चुअली संविधान सभा के जो सदस्य थे वो अलग अलग देशों से संविधान के नियमों को लेके आते थे, लेकिन सीधे ला करके उसको लागू तो किया नहीं जा सकता था, तो उस पर आपसी डिस्कशन होता था, उसी को बहस का इस्तेमाल किया गया है, बहस शब्द का। तो पूछा जा रहा है कि कितने दिनों तक बहस चला था, तो ध्यान रखिएगा 114 दिनों तक। ठीक है, संविधान के प्रारूपों पर कुल 114 दिनों तक बहस चला था, तब जाके हमारा संविधान तैयार हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, संविधान कब लागू हुआ? तो ध्यान रखना है, लागू 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान हुआ था, यानी इसी दिन भारत गणतंत्र घोषित हुआ था। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है यह हमने अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का हिंदी होता है अधिकार पत्र। ठीक है, यह अधिकार देता है जिसके कारण इसको अधिकार पत्र कहते हैं। और मैं अगर आपसे सवाल पूछ दे कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो ध्यान रखिएगा मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जो वर्तमान में घट करके कितनी हो गई हैं, तो 6 हो गई हैं। ठीक है, वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति का जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगर आपसे पूछ दे कि मौलिक अधिकार के रूप में जब संपत्ति का अधिकार था तो किस अनुच्छेद के तहत था, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 31 और 19 का F, इसके तहत आपको मौलिक अधिकार था। और अगर पूछ दे कानूनी अधिकार में किस आर्टिकल के तहत चला गया है, तो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति का अधिकार चला गया है, यह ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, रूस से क्या लिया गया है? तो रूस के संविधान से हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य को लिया है। मौलिक कर्तव्य बोले या मूल कर्तव्य बोले, दोनों बात बराबर है। और इसको मौलिक कर्तव्य को हमने भारतीय संविधान में कब जोड़ा था? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 1976 में। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा हमने मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा था। अगर हम मौलिक कर्तव्यों की बात करें
तो वह स्वर्ण सिंह समिति की देन है। और प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, जो वर्तमान में बढ़ करके 11 हो गई है। ठीक है, 11वां अगर पूछ दे कि मौलिक अधिकार क्या है, तो 11वां मौलिक अधिकार है कि माता पिता अपनी क्षमता के अनुसार बच्चों को शिक्षा मुहैया कराएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, नीति निर्देशक सिद्धांत का संबंध किस देश से है? तो ध्यान रखना है, नीति निर्देशक सिद्धांत का संबंध आयरलैंड से है। यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इसको हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। इसी को हम लोग DPSP भी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, मौलिक कर्तव्य किस समिति की देन है? तो मौलिक कर्तव्य पीछे मैंने आपको बताया है मौलिक कर्तव्य के दौरान कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की देन है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की देन है। इसके जस्ट पहले वाले सवाल में मैंने आपको बताया है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, अनुसूचियाँ कितनी हैं? अनुसूचियाँ कितनी है पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अनुसूचियाँ जो है वह कितनी है? तो 12 है। लेकिन अगर पूछता कि अनुसूचियाँ कितनी थी या मूल अनुसूचियाँ कितनी थी, तो वो 8 थी, जो बढ़ करके वर्तमान टाइम में कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। अगला है, आवंटन का संबंध किस अनुसूची से है? तो आवंटन का संबंध जो है वह चौथी अनुसूची से है, यह ध्यान रखेंगे। चौथी अनुसूची यानी कि 4th अनुसूची जो है यह आवंटन यानी कि बंटवारे के बारे में बताता है। अब सवाल उठता है किस प्रकार का बंटवारा? तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, यानी राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी, इसके बारे में जानकारी चौथी अनुसूची देती है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार से राज्यसभा में कितनी सीटें जाती हैं, तो आपका सही जवाब होना चाहिए 16, क्योंकि 16 सदस्य राज्यसभा में बिहार से चुन करके जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भाग 17 क्या बताता है? तो सामान्य तौर पे भाग 17 जो है यह राजभाषा के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? राजभाषा, यानी संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में जानकारी हमको भाग 17 से प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर भाग की जगह पर अनुच्छेद दे देता और सवाल पूछता कि अनुच्छेद 17 क्या बताता है, तो आपका सही आंसर होना चाहिए था छुआछूत का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता या छुआछूत के अंत के बारे में बताता है अनुच्छेद 17, जबकि राजभाषा के बारे में बताता है भाग 17। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वर्तमान में कितनी भाषाओं को संविधान में मान्यता दिया गया है, तो उन भाषाओं की संख्या जो होगी वह 22 होगी। 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता दिया गया है, जिसमें से आपका इंग्लिश भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है। फिर भी नागालैंड की जो राजकीय भाषा है वह इंग्लिश है। ठीक है, अगर आपसे सवाल कर दिया जाए कि बिहार के किस भाषा को, हिंदी संस्कृत उर्दू छोड़कर बिहार के किस भाषा को संविधान द्वारा मान्यता दिया गया है, तो आप कमेंट करके बताइए कि बिहार के किस भाषा को संविधान द्वारा मान्यता मिला है, हिंदी उर्दू और संस्कृत को छोड़ करके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, अनुच्छेद 61 क्या बताता है? तो अनुच्छेद 61 जो है यह महाभियोग के बारे में बताता है। महाभियोग का मतलब होता है कि राष्ट्रपति हो गए या फिर उपराष्ट्रपति हो गए या फिर मुख्य न्यायाधीश हो गए, उनको उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग महाभियोग कहते हैं। तो अनुच्छेद 61 जो है वह महाभियोग के बारे में जानकारी प्रदान करता है। 15 नंबर है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 1, 2, 3, ध्यान रखिएगा 1, 2, 3 नहीं कहेंगे, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगर आपसे सवाल कर दिया जाए कि अध्यादेश होता क्या है? अध्यादेश का मतलब हुआ कि अगर अधिवेशन न चल रहा हो, लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन न चल रहा हो और कानून बनाना आवश्यक हो, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का प्रयोग करके कानून बना सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति 123 का प्रयोग करके, अनुच्छेद 123 का प्रयोग करके कानून बना देंगे, लेकिन उसके साथ एक शर्त होगी। शर्त क्या होगी? तो अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर अगर इस अध्यादेश को कानूनी मान्यता मिल गई तो यह कानून हो जाएगा, नहीं तो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला है 16 नंबर, पंचायत से संबंधित भाग कौन सा है? यहाँ पे भाग की बात हो रही है, तो पंचायत से संबंधित भाग जो है वह भाग 9 है। भाग 9 पंचायत के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में बताता है, और भाग 9 का क जो है वह नगर पालिका के बारे में बताता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कितने नंबर के हैं? तो सबसे पहला बात कि भारत में वर्तमान राष्ट्रपति हैं कौन? तो है
वो है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि कितने नंबर की हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो ध्यान रखना है कि भारत की जो वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो कितने नंबर की हैं, तो वह हैं 15वीं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू किसके स्थान पर राष्ट्रपति बनी हैं, तो रामनाथ कोविंद के स्थान पर, यानी कि रामनाथ कोविंद 14वें थे और द्रौपदी मुर्मू जो है ये 15वीं हो गई हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति हैं, यानी कि वैसे राष्ट्रपति जिनके एंगेंस्ट में, जिनके विरोध में कोई दूसरा खड़ा ही नहीं हुआ था, वह राष्ट्रपति कौन है, तो नीलम संजीव रेड्डी जो हैं वो निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखेंगे कि नीलम संजीव रेड्डी जो हैं उनके अगेंस्ट में दूसरा कोई खड़ा नहीं हुआ था, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि इनको जीत दे दी गई होगी। इनका भी निर्वाचन हुआ होगा, चुनाव हुआ होगा, यानी कि प्रोसेस सारे होते हैं, उसके बाद ही उनको राष्ट्रपति का पद दिया जाता है। 19 नंबर प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा आंग्ल इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया है, तो 104वें संशोधन द्वारा आंग्ल इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया है। आंग्ल इंडियन मतलब कि वैसा अंग्रेज, वैसा विदेशी जो भारत में रह रहा है परंतु वह भारत का नागरिक नहीं है। तो लोकसभा में 2 आंग्ल इंडियनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती थी, अब 104 संशोधन के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है, यानी कि अब जो है आंग्ल इंडियनों की नियुक्ति नहीं होगी। ठीक है, 20 नंबर है, 8वीं अनुसूची क्या बताती है, तो 8वीं अनुसूची जो है यह भाषा के बारे में बताती है, लैंग्वेज के बारे में बताती है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में हमको 8वीं अनुसूची ही बताती है। शुरुआत में 8वीं अनुसूची में मात्र 14 भाषाएं थीं और वर्तमान में बढ़कर के कितनी हो गई हैं, तो वर्तमान में बढ़कर के 22 हो गई हैं। 21 नंबर प्रश्न है, ग्राम पंचायत का संबंध किस अनुसूची से है, तो ग्राम पंचायत जो है यहाँ पे अनुसूची पूछ रहा है, तो इसका संबंध जो है वो किस अनुसूची से है, तो इसका संबंध है 11वीं अनुसूची से। ठीक है, ग्राम पंचायत का संबंध 11वीं अनुसूची से है, लेकिन मूल संविधान में तो 11वीं अनुसूची नहीं थी। इसका मतलब यह हुआ कि यह किसी न किसी संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया होगा। तो सवाल यह कि 11वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया, तो ध्यान रखिएगा 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था 1992 में, 1992 में। ठीक है, और नगरपालिका को 12वीं अनुसूची के अंतर्गत डाला गया है और 12वीं अनुसूची को 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1992 में ही भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, शपथ का वर्णन कौन सी अनुसूची करता है। शपथ यानी कि जो राष्ट्रपति हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, जब ये अपने पदभार को ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने के दौरान इनको शपथ दिलवाया जाता है। तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि शपथ का वर्णन कौन सा अनुसूची यानी कि इंडेक्स करता है, तो शपथ का वर्णन जो है वह 3री अनुसूची करता है। यानी कि राष्ट्रपति शपथ ग्रहण के दौरान क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, मुख्य न्यायाधीश क्या बोलते हैं, अगर इसके बारे में आपको जानकारी लेनी होगी तो आपको सीधे अनुसूची क्या पढ़ लेना होगा, 3 पढ़ लेना होगा, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अगला 23 नंबर है, आपातकाल किस भाग में है, यानी कि आपातकाल का संबंध जो है यह किस भाग से है आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा आपातकाल का संबंध जो है वह भाग 18 से है। ठीक है, आपातकाल का संबंध भाग 18 से है। अगर हम आपातकाल के अनुच्छेद की बात करें तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक वह आपातकाल के बारे में बताते हैं और भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के आपातकालीन अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से, तो सबसे पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा जो है आपका वह राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपातकाल। अगर आपसे सवाल पूछ देता है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो वह लगता है 356 के तहत, और वित्तीय आपातकाल अगर पूछा जाए तो वह लगता है आपको 360 के तहत। ठीक है, चलिए अगला है 24 नंबर प्रश्न, अखिल भारतीय सेवा किस अनुच्छेद में है। अखिल भारतीय सेवा किस अनुच्छेद में है, इसका संबंध यानी कि अखिल भारतीय सेवा का शब्द जो है इसका इस्तेमाल किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 315 जो है
इसके अंतर्गत 312 अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा के बारे में जानकारी दी गई है। अखिल भारतीय सेवा का मतलब हुआ कि वैसा सेवा, वैसी नौकरी जिसमें भारत के अंदर कार्य करने होते हैं उसको अखिल भारतीय सेवा कहा जाता है। राजनयिक, राजदूत जो होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के पड़ोसी देश या भारत के मित्र देशों के देश में होती है, जिसके कारण उनका कार्यकाल भारत के बाहर होता है और यह जो है अखिल भारतीय सेवा के अंग नहीं होते। ठीक है, अगला 25 नंबर है, बिहार के किस भाषा को संविधान में मान्यता प्राप्त है? पीछे भी मैंने आपसे पूछा था सवाल, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि बिहार की किस भाषा को संविधान को की मान्यता प्राप्त है, तो मैथिली भाषा को। ठीक है, मिथिलांचल में बोली जाने वाली भाषा जो है वह मैथिली है, इसको संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको मैथिली बोल के बताता हूँ। देखा, जैसे अभी हमनी सब पढ़ रहा चीके थी जीके जीएस, और जीके जीएस निमन से तू पढ़ लेबा तो निश्चित रूप से नौकरी तो हर जैसे आसानी से लग जाता। ये हम जो बोल रहा छी अभी, ये मैथिली भाषा के टूटल फूटल वर्जन है, काहे कि हमरा पूरा निमन रूप से मैथिली भाषा बोले ना आबैया। ये थोड़ा सा मैथिली या थोड़ा सा मगही एमे मिक्स है, यही से हम जैसे मिक्स भाषा के प्रयोग कर रहा छियो। ठीक है, लगभग जैसे यही तरह के भाषा बोलल जाइ छै। मैथिली में भी थोड़ा सा जैसे डिफरेंस जरूर देखे के मिले छै। सामान्य तौर पे बिहार के क्षेत्र में अगर तू जेबा, सीतामढ़ी के क्षेत्र में चल जा, ओकरा बाद दरभंगा चल जा, समस्तीपुर चल जा, तो ये वैसन क्षेत्र है जहाँ जकरा मिथिलांचल कहल जाइ छै, आ यहाँ पे इहे सब भाषा के इहे भाषा के प्रयोग कयल जाइ छै। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो विधान परिषद जो है इसको उच्च सदन या उच्चतम सदन कहते हैं। इनके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा होता है। इनके जो सदस्य होते हैं वो चुने जाते हैं आपको अलग अलग 5 तरीकों से। कैसे? तो इसमें यानी किसी भी राज्य की विधान परिषद में जितनी सीटें होती हैं उनके 1/3 सदस्य जो है वह विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। उसके बाद 1/3 सदस्य जो है वह आपको सरकारी नौकरी नगरपालिकाओं में काम करने वालों द्वारा चुने जाते हैं। उसके बाद 1/12 सदस्य भारत में लगातार जो है सो उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वालों के द्वारा चुने जाते हैं, और 1/12 सदस्य ही स्नातकोत्तर यानी कि जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। इसके अलावा जो कुछ सदस्य बच जाते हैं तो राज्यपाल द्वारा किसी विशेष क्षेत्र जैसे कला हो गया, साहित्य हो गया, वैसे क्षेत्रों के विशेष जानकारों के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो भारत के मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन सा राज्य है? तो एक ट्रिक है आपका, अब तुम करना, ए बी अब। तो ए से आंध्र प्रदेश, यहाँ के विधान परिषद में सीटों की संख्या जो है वह 50 है। बी से बिहार, यहाँ पे सीटों की संख्या 75 है। उसके बाद है तुम, TUM, टी से तेलंगाना, यहाँ 40 सीटें हैं। यू से उत्तर प्रदेश, यहाँ पर 101 सीटें हैं। एम से महाराष्ट्र, यहाँ पर 78 सीटें हैं। और आपका करना से कर्नाटक, यहाँ पर 75 सीटें हैं। बिहार और कर्नाटक में के विधान परिषद में सीटों की संख्या बराबर है, 75-75। ठीक है, अगला 27 नंबर प्रश्न है, भारत में राज्य और केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में राज्यों की संख्या जो है वह 28 है और केंद्र शासित राज्यों की संख्या जो है वह 8 है। यानी कि दोनों मिला करके भारत में राज्यों की संख्या कुल 36 है। ठीक है, 28 नंबर है, पंचायत के पास कितने प्रकार के विषय होते हैं? तो जो पंचायत होती है उसके पास विषयों की संख्या जो है वह 29 है। यानी कि 29 विषय पर पंचायत जो है, ग्राम पंचायत, उसको कार्य करने का अधिकार प्राप्त होता है। अगला है, वर्तमान निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, वर्तमान निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है, यह सवाल है आपका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि राजीव कुमार वर्तमान में निर्वाचन आयोग के कितने नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, तो वो 25वें हैं। और किसका स्थान लिए हैं? तो सुशील चंद्रा का स्थान इन्होंने लिया है। अगर आपसे यह पूछ दिया जाए कि निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष सुकुमार सेन थे। लेकिन अगर आपसे यह पूछ दिया जाए कि निर्वाचन आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो VS रमा देवी जो थी वह निर्वाचन आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। VS रमा देवी निर्वाचन आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, संचित निधि किस अनुच्छेद में है?
संचित निधि जो है एक ऐसा निधि है जिसके द्वारा सरकारी कर्मचारी या फिर सरकार के जो राजनीतिक दल के जो नेता वगैरह होते हैं या जो भी जिनको भी पेमेंट करना होता है वह भारत सरकार संचित निधि के द्वारा ही, संचित निधि से ही पैसे को पे करती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि संचित निधि किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी कि संचित निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही आंसर होगा 266। ठीक है, संचित निधि का संबंध 266 अनुच्छेद से है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आकस्मिक निधि का संबंध किससे है, आकस्मिक निधि जैसे आप सुनते होंगे कोई दुर्घटना हो गई उसमें सरकार पैसे देती है, मुआवजा देती है, तो वो कहाँ से दिया जाता है, तो वो सारे मुआवजे आकस्मिक निधि से दिए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आकस्मिक निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है तो उसका सही आंसर हो जाएगा 267। ठीक है, संचित निधि 266 और आकस्मिक निधि 267। ओके, अगला है धन विधेयक किस अनुच्छेद में है। धन विधेयक का वर्णन जो है वह किस अनुच्छेद में है, तो वह है 110। अनुच्छेद 110 जो है वह केंद्र सरकार के धन विधेयक के बारे में बताता है। अगला है वीमर किसके संविधान का नाम है, वीमर या वाइमर। यह संविधान है किसका, तो जर्मनी का। एक्चुअली सभी देश के संविधानों का नाम संविधान ही कहते हैं, लेकिन जर्मनी अपने संविधान को वीमर कहता है, तो ध्यान रखना है कि वीमर जर्मनी के संविधान का नाम है। अगला है त्रिस्तरीय ग्राम पंचायती व्यवस्था किस समिति की देन है, तो यह देन है बलवंत राय मेहता समिति की। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायती व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की देन है। अब आपसे पूछ दिया जाए कि त्रिस्तरीय ग्राम पंचायती व्यवस्था को बताइए क्या क्या होता है, तो ध्यान रखना है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद और प्रखंड स्तर पर ब्लॉक जो होता है वह आपको त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के भाग होते हैं। अगला प्रश्न है ईसीआई की स्थापना कब हुई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को ईसीआई की स्थापना हुई। अगला है वर्तमान महान्यायवादी कौन है। महान्यायवादी जो है एक ऐसा व्यक्ति कानून का विशेष ज्ञाता व्यक्ति होता है जो केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देता है। आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में वह व्यक्ति है कौन, तो आर वेंकट रमणी जो है, आर वेंकट रमणी वो वर्तमान महान्यायवादी है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आर वेंकट रमणी ने किसका स्थान लिया है, तो उन्होंने के वेणुगोपाल, कोटियन कंटकोट वेणुगोपाल का स्थान लिया है के रमणी ने। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि के रमणी से पहले कौन थे, तो मुकुल रोहतगी जो थे वो के रमणी से पहले महान्यायवादी थे। महान्यायवादी जो केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। अगला प्रश्न है आपका मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो मंत्रिमंडल जो है यह केंद्र में प्रधानमंत्री के प्रति और राज्य में मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात हो रही है तो यह प्रधानमंत्री के प्रति, अगर राजकीय मंत्रिमंडल की बात हो रही है तो यह मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है आपका विधायक बनने की न्यूनतम आयु क्या है। विधायक यानी कि विधानसभा में जाने की, लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु है वह 25 वर्ष है, यानी कि 25 वर्ष की उम्र में आप विधानसभा का सदस्य बन सकते हैं। 40 नंबर प्रश्न है शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो सामान्य तौर पे 3 अनुच्छेद हैं जो शिक्षा से संबंधित है। 3 अनुच्छेद शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद हैं। अब सवाल उठता है कि कौन कौन, तो ध्यान रखिएगा 21 का ए बताता है कि केंद्र तथा राज्य सरकारें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराएंगी। दूसरा है आपका आर्टिकल 45 जो बताता है कि 0 से 6 साल तक के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण मुहैया कराएगी। और तीसरा जो है वह बताता है 51 का ए कि माता पिता अपनी क्षमता के अनुसार बच्चों को शिक्षा मुहैया कराएंगी। यानी कि ये तीनों अनुच्छेद जो हैं यह आपको शिक्षा से संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका कितने प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो उन प्रधानमंत्रियों की संख्या 4 है जो लोकसभा के सदस्य नहीं थे और राज्यसभा का सदस्य बनने के बाद उनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। इसमें सबसे पहले हैं इंद्र कुमार गुजराल, जिनको जो है ये आपको राज्यसभा का सदस्य बना करके प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके अलावा इंदिरा गांधी, इनको भी राज्यसभा का सदस्य थे और इनको जो है सो प्रधानमंत्री बनाया गया। तीसरे हैं
देवगौड़ा यानी एच.डी. देवगौड़ा जो हैं वो आपको तीसरे हैं, और चौथे हैं मनमोहन सिंह। 4 व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो राज्यसभा का सदस्य बनने के बाद प्रधानमंत्री बने हैं। फिर से सुन लीजिए कौन कौन, इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह। ये 4 व्यक्ति हैं जो लोकसभा के सदस्य नहीं होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री बने। अगला है एकमात्र त्यागपत्र देने वाले राष्ट्रपति हैं। कौन ऐसे व्यक्ति हैं, कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने त्यागपत्र दिया था? तो है वी गिरी, वराहगिरी वेंकट गिरी। उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था, यानी कि त्यागपत्र देने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री वी गिरी हैं। अगला प्रश्न है आपका, कितनी महिलाएं भारत में राष्ट्रपति बनी हैं? तो अब तक की अगर हम बात करें तो 2 महिलाएं हैं जो भारत में राष्ट्रपति बन चुकी हैं। प्रथम महिला थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और दूसरी महिला है द्रौपदी मुर्मू। ये दोनों जो हैं भारत की महिला राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जब भी देगा तो यह उपराष्ट्रपति को देगा, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति अपने पद पर ना हो तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को भी दे सकता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र या तो उपराष्ट्रपति को देंगे, नहीं तो लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। 45 नंबर प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो उच्च न्यायालयों की अगर संख्या की बात की जाएगी तो इसकी संख्या 25 है, जिसमें से सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, जिसमें जजों की संख्या 161 है। 46 नंबर है, संविधान के कितने अंग हैं? तो ध्यान रखना है कि संविधान के 3 अंग हैं। कौन कौन से? तो अनुच्छेद, अनुसूची और भाग, यानी कि आर्टिकल, इंडेक्स और पार्ट्स, ये 3 अंग हैं भारतीय संविधान के। 47 है, लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं। लगातार दूसरी बार उपराष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति। तो ध्यान रखिएगा 2 व्यक्ति हुए हैं जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, कौन कौन? तो एक प्रथम व्यक्ति जो हैं वो आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और दूसरे व्यक्ति हामिद अंसारी थे। आपसे पूछ रहा है दूसरी बार, लगातार दूसरी बार उपराष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं, तो दोनों व्यक्ति का नाम आ जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी। दोनों व्यक्ति 2-2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, सीएम बनने की न्यूनतम आयु क्या है? देखिए, तो सिंपल सा फंडा है, सीएम बनेगा कौन? तो जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होगा, यानी कि विधानसभा का जो सदस्य होगा वह सीएम बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। और विधानसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। तो सिंपल सा बात है कि सीएम बनने की भी न्यूनतम आयु क्या हो जाएगी? 25 वर्ष ही हो जाएगी। अगला है 49 नंबर, पहली महिला मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो हैं वो सुचेता कृपलानी थी, जो आपको उत्तर प्रदेश की थी। और पहली महिला मुख्य राज्यपाल जो हैं वह आपको सरोजनी नायडू थी, जो उत्तर प्रदेश की थी। यानी कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री और पहली महिला राज्यपाल दोनों ही किस राज्य से थी? तो वो आपको उत्तर प्रदेश से ही थी। अगला है 74वां संशोधन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, यह संशोधन 1992 में ही हुआ था। अब सवाल आपसे यह है कि 74वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, इसको कमेंट कीजिए। और दूसरा सवाल कि क्या बातें इसमें थी, यानी कि 74वां संशोधन क्या बताता है, इसके बारे में भी आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि पीछे भी मैंने इसके बारे में चर्चा किया है। चलिए, आपका जो है सो पॉलिटी खत्म होता है। इसके बाद फिर हम लोग एक नए सीरीज के साथ, ज्योग्राफी के साथ जो है सो मिलेंगे निश्चित रूप से। तब तक आप जो है सो तैयारी जम करके कीजिए। साइंस भी आपका बाकी है, साइंस भी हम 2-3 दिन में कर देंगे। इस सप्ताह में आपका जो है सो SSC GD का सिलेबस कंप्लीट कर देंगे निश्चित रूप से। आप हमारे साथ बने रहिए। अच्छा लगे वीडियो तो निश्चित रूप से दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों का भी जॉब आपके साथ साथ हो सके। चलिए, थैंक यू।